आप देख रहे हैं कि सरकार दोहरा आचरण कर रही है। एक तरफ वो हेल्पलाइन नंबर और तरह तरह के दावे भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ शराब की दुकानें कोरोना पीरियड में भी सबसे पहले खोली गई हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि इंसानियत पर चुनाव नहीं होते, कि कौन इंसानियत की आवाज़ कौन उठा रहा है। एक जन आंदोलन के जरिए अभी आप देख रहे हैं कि कितने काले कानून सरकार थोप रही है मजदूरों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ। उनका संरक्षण पर उतर आते हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के अंदर पैदा हुई है। इसको ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये तमाम नौजवानों का, छात्रों का, हमारे महिलाओं का ये आंदोलन ये लगातार जारी है। हम समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, समाज के अंदर एक उन्नत रुचि संस्कृति पैदा करने के लिए, समाज के अंदर से अश्लीलता और नशाखोरी को खत्म करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन छेड़े हुए हैं। और जहाँ कहीं भी इस तरीके की घटना घटती है, जहाँ कहीं भी इस तरीके का अत्याचार होता है, हम उस आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमने तमाम लोगों से, ये तमाम राजनीतिक डिस्पेंसेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें राजनीति करना बंद करो, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो, ध्यान बटाना बंद करो। आप मूल समस्या से ध्यान भटका रहे हैं, ये ध्यान भटकाना बंद करें। चाहे वो अमरिंदर पाल हो, चाहे वो तुम्हारा ये योगी हो, चाहे कोई भी हो, ये इस तरीके की घटनाओं पर हमें संज्ञान लेना चाहिए। हमें संजीदा तरीके से सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस देश को एक बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो चुका है, वो यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। इंटरनेशनल तौर पर हमारी छवि खराब हो चुकी है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमें जरूरत है सामाजिक जागरूकता की, आंदोलन की, नशाखोरी पर रोक लगाने की, वर्मा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की। और सबसे बड़ी बात, अगर इस केस के अंदर ये जो बलात्कारी और हत्यारों को अगर फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी दी जाए तो ये कम से कम एक रुकावट का काम कर सकती है। हम इसी बात के साथ कि आज हमारे ये प्रदर्शन, हमने ये पंजाब भवन पर, इसके माध्यम से हमें मुख्यमंत्री अमरिंदर पाल जी को एक ज्ञापन भेजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे मीडिया के जितने भाई हैं वो हमारे इस मैसेज को ले जाएंगे। हमारे 3 खास मैसेज हैं। नंबर 1, उनको उदाहरणमूलक सजा दी जाए बलात्कारियों को और हत्यारों को। नंबर 2, हमारे जो इनको एक उचित कंपनसेशन दिया जाए। नंबर 3, वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। नंबर 4, हम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नशाखोरी और शराबखोरी को बंद किया जाए। ये रेवेन्यू के नाम पर ये लोगों को आर्थिक तौर से लूटना और उनको जहनी तौर पर भी उनको पंगु बनाना, ये बंद किया जाए। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज यहाँ पर जैसे कि कुछ आपराधिक मामलों को लेकर के पंजाब भवन के सामने में यहाँ पर उपस्थित हूँ दिल्ली में। और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है, क्योंकि 6 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना है, रेप की घटना है, उसको लेकर के ये जो लोग हैं काफ़ी रोष है लोगों में, और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर मैडम उपस्थित हैं, इसी SUCIC से उपस्थित हैं। जी मैडम, मुझे बताइए नाम क्या आपका? शारदा दीक्षित हूँ मैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और हम लोग जो रोज़ दर्द बेटियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार का झेल रहे हैं, उसके विरोध में हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये लगातार विरोध प्रदर्शन हमारे
हाथरस के लिए भी हम इसी तरह से इकट्ठे हुए हैं और लगातार उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 1 महीना हो गया और आज ये दुखद घटना के लिए हम यहाँ पर हमें मजबूरी में आना पड़ा है। जी। लेकिन मुझे बताइए कि जैसे जो घटना पंजाब में हुई हैं और यूपी में हो रही तमाम घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में तो जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर भी मतलब खोला गया है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार उसके लिए कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी मतलब रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि सरकार दोहरा आचरण कर रही है। एक तरफ वो हेल्पलाइन नंबर और तरह तरह के दावे भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें कोरोना पीरियड में भी सबसे पहले खोली गई हैं। शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, लगातार बढ़ाई जा रही हैं और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। होम डिलीवरी तक वो शराब की करवा रहे हैं। ना पानी पीने को मिल रहा है लोगों को, ना उनको खाना ढंग से मिल रहा है, लेकिन शराब ज़रूर मिल रही है। तो इस शराब के चलते लोगों के दिमाग खराब होंगे, बच्चे बर्बाद होंगे, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है। शराब की पूरी भरपूर मात्रा में उपलब्धि है, उसी के चलते पोर्नोग्राफी और शराब ये 2 बहुत बड़े रीज़न है। 99.99% केसेस में ये सामने आया है रिसर्च में कि शराबखोरी, नशा जो है इंसान को जानवर बना देता है और इसीलिए अपराध होते हैं। लेकिन जैसे इन सब मामलों पर मतलब वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार तो कदम उठा रही है, जैसे कि मतलब ये यूपी के सीएम के द्वारा भी नंबर मतलब महिला हेल्पलाइन नंबर भी इशू किए गए और तो मैं बताती हूँ क्या कहेंगे? यूपी की सरकार ने जितने भी उपाय किए हों, लेकिन क्या उन्होंने हत्यारों को बचाने के लिए, रेपिस्टों को बचाने के लिए जो 12 गाँव की पंचायत हुई उस पर कोई उपाय किया? क्या उन्होंने कुलदीप सेंगर जब वो चुनाव में जीतकर साक्षी महाराज मिलने गए उन पर अंकुश लगाया? क्या इन्होंने जो आसिफा के साथ हुआ जम्मू कश्मीर में उस पर कोई कार्रवाई की? ये सरकारें उनके साथ खड़ी हो जाती है। चिन्मयानंद जो इनके गृह मंत्री रहे, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए उस बेचारी लड़की पर ही दबाव डाल के FIR वापस करवा दी। इनके लिए महिलाएं, इनके लिए दलित, इनके लिए माइनॉरिटी कुछ भी नहीं है। ये सरकारें केवल ये पुराना 5000 साल पुराना शासन यहाँ पर स्थापित करना चाहती हैं, जिसमें गुलाम हो और राजा हो, और उसी की मानसिकता जो है, चरित्र जो है वो हमारी युवा पीढ़ी में आता जा रहा है, जिसके चलते ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना उनके लिए इलाज की सुविधाएं हैं। हाँ, नशाखोरी और अश्लीलता उनको हर जगह। लेकिन मैडम इलेक्शन तो होते हैं, जैसे योगी जी कहते हैं, मतलब योगी जी को कहा जाता है कि हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन होते हैं और तमाम जातिवाद के नाम पर इलेक्शन होते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि इंसानियत पर चुनाव नहीं होते, कि कौन इंसान, इंसानियत की आवाज़ कौन उठा रहा है। एक जन आंदोलन के जरिए अभी आप देख रहे हैं कि कितने काले कानून सरकार थोप रही है मजदूरों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, NRCCA के जैसे कानूनों के खिलाफ, कानूनों के को लेकर आती है। उधर मजदूरों के सारे कानून कोर्ट्स में बदल दिए हैं। इसी तरह से किसानों के लिए 3 जो बिल लेकर आई है, उसी तरह से महिलाओं की सुरक्षा को किस तरह ताक पर रखा गया है कि सारे संसद में 300 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को यहाँ पर जिताने के लिए, अभी भी चुनाव जो बिहार में हो रहे हैं सबके बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए, उनमें से कम 65% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये भी कहा जाता है कि जैसे कि मतलब जो चाहे वो केंद्र में सरकार हो या फिर राज्यों में सरकार हो, मतलब बीजेपी की या फिर योगी सरकार हो, तो ये कहा जाता है कि जो तमाम हिंदुत्व समाज है और अपर कास्ट जो के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो सेफ हैं सरकार में, ऐसा कहा जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें केवल सत्ता के लिए ये इस तरह के जुमले छोड़ते हैं। गरीब जो भी है, दलित की उसमें है जाति में, वो भी ब्राह्मण की जाति में, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, या जो रोटी रोजी के जिसके लाले पड़े हुए हैं, वो एक कैटेगरी है, और जो खून चूसने वाले सत्ता में हैं, या जो अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज मित्तल जैसे जो पूंजीपति हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी है। तो ये 2 ही वर्ग हैं, ना कोई जाति है, ना धर्म है, 2 वर्ग हैं। एक है जो शोषण कर रहा है, एक जो जिसका खून चूस। रमेश पराशर मेरा नाम है। मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी का सदस्य हूँ। और आज ये प्रोटेस्ट हम जो करने के लिए आए थे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, क्योंकि हम बहुत बड़ी भीड़ तो नहीं जुटा सकते इस पेंडेमिक के दौरान में, तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दीज थिंग को रखते हुए हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया आज। और हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर के नाम के, उसमें हमने मांग करी है, सबसे पहली जो मांग ये करी है कि आप जो है ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसको लागू करते, इसका फैसला करते हुए, और जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी और हत्यारे हैं, उनको उदाहरणमूलक सज़ा दी जाए।
दूसरा हमारा एक जो मांग है कि उनको उचित कंपनसेशन दिया जाए और वहाँ जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए पूरी तरीके से। उनके अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। और जो एक सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बलात्कार की मानसिकता और ये जो क्राइम की मानसिकता पैदा क्यों हो रही है। इसकी जड़ में है नशाखोरी, शराबखोरी और नशाखोरी, ड्रग्स, ये मेन बात है। और पंजाब तो इसके लिए इतना बदनाम हो गया है कि उड़ता पंजाब के नाम से। और सर मुझे ये बताइए कि जैसे तमाम मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, तमाम हेल्पलाइन नंबर इशू किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो रेप जैसी घटनाएं हैं वो पंजाब हो या फिर यूपी हो, हर जगह इस तरह की घटना लगातार आ रही हैं। तो फिर भी तो सर क्या कमी, क्या कारण है इसका, क्यों नहीं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण आप समझ लीजिए कि लोगों के अंदर जो एक समाज के प्रति मेरा दायित्व बोध आज हर एक को मतलब व्यक्तिवादी सोच और आत्म केंद्रित बना दिया गया है। एक तो ये सबसे बड़ी सोच है कि सामाजिक चिंतन, कि मैं एक सामाजिक प्राणी और मेरा समाज के प्रति कुछ दायित्व है, वो ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा जो है वो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, जो महिला को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो पेश किया जाता है। सबसे बड़ी कल्प्रिट हमारी इसमें फिल्में हैं। इसमें हमारे जो जिस तरीके से आज जो ये इंटरनेट के माध्यम से जो आज हर की पॉकेट में पोर्नोग्राफी भर दी गई है, ये बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण है जो मैंने बताया आपको कि नशा और जो ड्रग्स हैं। सर इसमें कहीं लो एंड ऑर्डर की तो वो नहीं है कि लो एंड ऑर्डर सही से नहीं किया जा रहा है, इसका तो कुछ नहीं है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है घटना जब घट गई। घटना घटने को तो रोकने को तो समाज का काम है और वो पुलिस प्रशासन का भी काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तब आती है जब उसको प्रोटेक्ट किया जाने लगे अपराधियों को, जब उसको राजनीतिक संरक्षण मिलने लगे, जब रातों रात लाश जला दी जाए, जब उनको मतलब उनको ही दोषी ठहरा दिया जाए, उनको ही बलात्कार जिनके जो पीड़िता है उसी को बंद कर दिया जाए नित्यानंद जैसे केस में, तब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है। और ये बड़ी एक खतरनाक स्थिति है, एक भयावह स्थिति है कि जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन करता है, सत्ताधारी जो करते हैं, जो पुलिस का उपयोग एक हथियार के तौर पर अपने विरोधियों को। इस तरह क्लास सवाल और पूछूंगा कि जैसे अगर हम बात करें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर राज्य सरकार यूपी की या पंजाब की, मैं अगर यूपी की बात करूं तो जैसे कि तमाम कहा गया था कि जैसे हिंदुत्व का चेहरा है और जैसे कि जो अपर कास्ट है या मतलब जो हिंदुत्व का समाज, जो पूरा समाज सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी सर हम देखेंगे कि मतलब दूसरे जो अपर कास्ट पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा सर आपको, आपके माध्यम से, कि हिंदुत्व की फिलॉसफी में ही महिला का उत्पीड़न और दलित का उत्पीड़न निहित है। ये फिलॉसफी जो मनुवादी फिलॉसफी है, इसी के अंदर महिला को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, उसको और दलित को तो उससे कोई इंसान ही नहीं समझा जाता है। तो इस तरीके की जो ये हिंदुत्ववादी सोच का ही तो परिणाम है, जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों पर और महिलाओं को एक उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये हिंदुत्व का चेहरा जो हम देख रहे हैं, ये विनाश की तरफ ले जा रहा है, हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है, ये 18वीं 16वीं शताब्दी की तरफ ले जा रहा है। जहाँ जाना हमें 21-22वीं शताब्दी की तरफ है, हमें मॉडर्न समाज बनाना है, लेकिन नहीं, चिंतन में वही ब्राह्मणवाद मनुवाद भरा जा रहा है, जहाँ दलितों को मतलब उत्पीड़ित और उनको सेवादार और इसी तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हाथ में आपने लिया हुआ पंजाब के बलात्कारियों के उदाहरण मूलक सजा दो, इस तरह से कुछ और देखिएगा सभी के हाथ में ये लिए हुए हैं। तो आप क्या कहेंगी, जैसे इस तरह की घटना आती हैं, 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, इस पर क्या कहेंगी आप? थोड़ा आगे। सर, इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कोई नई घटना नहीं है, हम सभी जान रहे हैं। आज हमारे समाज में आप देखें, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल की बुढ़िया हो, आज सभी के साथ जिस तरीके से जो ये घटनाएं हो रही हैं रेप की, और केवल रेप ही नहीं, आज जिस तरीके से उन लोगों को जो मार दिया जा रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे उस बच्ची को आज जो 6 साल की बच्ची को जला दिया गया उसको जिंदा, ये दिखा रहा है कि आज हमारा समाज जो है वो किस तरीके से कितना
डिजेनरेट हो चुका है हमारे समाज में, जो मानसिकता है वो कितनी कमतर हो चुकी है लोगों की, कि आज वो लोग एक महिला को, एक बच्ची को जो है वो एक नागरिक ही नहीं समझ रहे हैं। इतना बुरा व्यवहार तो शायद कोई जानवर से नहीं करता जो आज महिलाओं के साथ किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो इस घटना का विरोध कर रहे हैं और ये मांग उठा रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको उदाहरणमूलक सज़ा दी जाए, और साथ ही साथ महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा। एक मैकेनिज़्म, पूरा जो एक सिस्टमेटिक मैकेनिज़्म सरकार जो है वो इस्तेमाल करे ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मुझे बताइए, आप कौन सी ईयर की स्टूडेंट हैं आप? क्या कौन? जी, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है अभी, तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए भी मैंने एंट्रेंस दे रखा। जी, मुझे बताइए कि जैसे कि आज मतलब आज की सरकारें जो आती हैं, इलेक्शन होते हैं, तो हम जैसे कि अगर बात की जाए हिंदुत्व या फिर जातिवाद, तो आप किसको सपोर्ट करती हैं, एजुकेशन को या फिर हिंदुत्व या जातिवाद को सपोर्ट करती हैं? सर, जातिवाद की राजनीति जो है वो इस समाज की राजनीति नहीं हो सकती। समाज को आगे बढ़ना है तो ये जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, चाहे वो जात की, चाहे धर्म की हो, जिसने समाज को एक लंबे समय से जकड़ के रखा है, उसको रोक के रखा है, हमें उन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जो मेन जो राजनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए शिक्षा पे, वो होनी चाहिए रोज़गार के ऊपर, वो होनी चाहिए आज महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, समानता के ऊपर। ये राजनीतिक मुद्दे जो है आज जो हमारे समाज से पूरी तरीके से कट चुके हैं। आज चाहे आप इलेक्शन के मुद्दे देखिए, चाहे उनके घोषणा पत्रों को बस वो बोलने के लिए चुनावी जुमले हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक ना वो सरकार दिखाई देती है और ना उनकी बातें। तो हम लोगों का मेन चीज़ ये है कि आज जो ये सरकार जो डिविसिव पॉलिसी खेल रही है, जिस बातों को लेके वो चुनाव में आती है, उसको हम कड़ी तौर पे विरोध करते हैं, और साथ ही जो ह्यूमन कंसर्न इश्यूज़ है उनको लेके ही चुनाव में चुनावी मुद्दे होने चाहिए, उनको लेके ही चुनाव लड़ना भी चाहिए।